नमस्कार, स्वागत है आपका। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीटीईटी 2023 का जो प्रीवियस प्रश्न पत्र है, 2023 में जो पेपर हुआ था, उसका पूरा कंप्लीट और हल वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम सीडीपी की वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इस बार जो वीडियो आ रही है वो है ईवीएस की, फिर हिंदी की आएगी, इंग्लिश की आएगी और मैथ की आएगी। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर है, तो जैसा जहाँ पर लगेगा मुझे उस हिसाब से आपको बताता चलूँगा। फिलहाल हम हिंदी में देखेंगे। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है कि 64 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर 144 ग्राम पहला वाला आ जाएगा। अब दूसरे प्रश्न पर हम चलेंगे। यहाँ पर देखिए अभिकथन और कारण वाला है। पिछली वीडियो में भी हमने कहा था कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो सीडीपी में और ईवीएस में बहुत ही मात्रा में पूछे जाते हैं, ईवीएस और सीडीपी में। और देखिए सीडीपी में भी इस तरह के प्रश्न थे और ईवीएस में भी आ गए हैं, तो इसको आप ध्यान से हल करिएगा। ठीक है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए यह दोनों ही बातें आपकी सही हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, जो ठोस के कण कण होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं और जो गैस के होते हैं यानी हवा के कण होते हैं वो दूर दूर पे होते हैं, दूरी पे होते हैं, इस तरह से। तो इनको जो है कि कंप्रेस जब आप करेंगे तो नज़दीक आ जाते हैं और एक में चिपक जाते हैं। जैसे एलपीजी का जो सिलेंडर होता है वो कितना बड़ा होता है, मान लीजिए इतना बड़ा एलपीजी का सिलेंडर आता है, इतना बड़ा ही आता है ना। और होता क्या है, इसमें 14 लीटर, 14.5 लीटर के आसपास गैस आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्रेस किया गया है, दबाव डाला गया है। और जब कंप्रेस करेंगे, दबाव डालेंगे तो गैस के जो अणु हैं वो पास में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर है वो होगा 4 वाला। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की ठीक ठाक व्याख्या भी है। देखिए अगला प्रश्न भी वैसा ही है, कथन और कारण वाला। इसे आप अच्छे से ध्यान से हल करिएगा। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और अब कथन बी वाला देखिए कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो ध्यान से देखिए, जो मनाली है, मनाली कहाँ पर है भाई? आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल में है। वहाँ के जो घर होते हैं वो क्या बांसों पर बनाए जाते हैं? नहीं, बांस पर जो घर बनाए जाते हैं वो असम में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन का कथन है वो गलत है। पहला कथन इसका क्या है? गलत है। अब बी वाला इसका सही है, क्योंकि मनाली में बारिश बहुत होती है, बहुत क्या, ठीक ठाक होती है, और बर्फ पड़ती है। तो जो बर्फ पड़ती है तो मनाली के घर कैसे होंगे भाई? मनाली के घर ढालवा छतों वाले होते हैं, उनकी छत ऐसे स्लिप होती है ज़्यादा, इस तरह से होती है। और हम लोगों की जो छत होती है वो उसका ढाल ऐसे होता है, लेकिन मनाली का ढाल बहुत ही ज़्यादा दे दिया जाता है, इस प्रकार से दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बर्फ पड़े तो वो सरक करके नीचे चली आए। तो इस हिसाब से हमारा ए गलत है और बी वाला सही है। तो इसमें क्या है, ए गलत है और बी वाला सही है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए 64 नंबर का है, स्तंभ है और इसे आपको मिलाना है। ध्यान से इसको पढ़िए अच्छे से और इसे मिलाइए। यहाँ देखिए जीरा कैसा होता है। जीरा, इसमें चारों को पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं और आप भी हमारे साथ ध्यान से पढ़िए। छोटा परंतु खुशबूदार होता है जीरा, तो यह बात सही है। यहाँ आ जाइए आप। इसके बाद देखिए कि केसर छोड़िए, मिर्च को मिलाया जाए। मिर्च कैसी दिखती है? कील के जैसे दिखती है। बताइए। इसके बाद हम देखिए अगले प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ इसे स्तंभ दिया है और ध्यान से पढ़िए, इसे मिलाइए। ठीक है, जीरा कैसा होता है भाई? देखिए छोटा और खुशबूदार होता है, पहला वाला हमारा मिल गया। इसके बाद मिर्च कैसा होता है? तो मिर्च देखिए दक्षिणी अमेरिका से इसकी उत्पत्ति हुई और पुर्तगालियों के माध्यम से यह हमारे देश में आया। ठीक, इसके बाद देखिए केसर कैसा होता है? तो इसका थोड़ा फॉन्ट हम लोग चेंज कर लें। केसर जो होता है भाई वो थोड़ा पीले रंग का होता है। कैसा होता है? केसर पीले रंग का होता है। और लौंग कैसे होता है? कील की तरह दिखता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इस हिसाब से? ए का होगा चौथा। ए का चौथा इसमें कहाँ दिया है? इसमें और इसमें दिया है ए का चौथा। बी का देखिए पीले रंग का होता है, यानी बी वाला का 3 दिया है, तो बी वाला का यहाँ पे 1 दे दिया है। इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या होगा? डी वाला सही हो जाएगा।
चौथा वाला हमारा उत्तर इसमें सही है। इसे बहुत अच्छे से आप लोग करिए, क्योंकि कहाँ से किस पौधे की उत्पत्ति हुई है, जैसे सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि गोभी, गोभी जो होता है, गोभी और मटर कहाँ से आया है, तो गोभी और मटर जो है यूरोप से हमारे देश में आया। कहाँ से आया भाई? यूरोप से हमारे देश में आया। इसी तरह से जो मिर्च है वो कहाँ से आई? दक्षिणी अमेरिका से आई हमारे देश में। पुर्तगाली लेकर आए, लेकिन उत्पत्ति कहाँ हुई? दक्षिणी अमेरिका। आलू की उत्पत्ति भी दक्षिणी अमेरिका के पेरू देश में हुई और यह पुर्तगालियों के माध्यम से हमारे देश में आई। ठीक है, तो ये कुछ इसकी व्याख्या रही। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पे 65 नंबर का है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो बंगाल की खाड़ी से ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे इंडिया का जो मैप है इस प्रकार का, तो मैप का अध्ययन आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सटे हुए 9 राज्य हैं, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह यहाँ पर जो है, पुडुचेरी यहाँ पर जो है, उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और केवल इतना कि उनकी जो सीमा है वो किससे लगी है, किस महासागर से लगी है, यही पूछा जाता है। तो इस प्रश्न में क्या दिया है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य कौन सा है। तो भाई देखिए, क्या तेलंगाना है बंगाल की खाड़ी में? तो नहीं, तेलंगाना लैंड लॉक है, बीच में है। केरल है? नहीं, केरल के अरब सागर में इसकी सीमा लगी है। क्या कर्नाटक है? तो कर्नाटक की भी सीमा कहाँ लगी है? अरब सागर में। इसका सही उत्तर होगा 3, यानी ओडिशा। कौन सा सही उत्तर होगा भाई? ओडिशा होगा। अब यहाँ पर देखिए 66 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ है कि जंगलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। अगला वाला हम देखेंगे कि झारखंड में, यहाँ झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो नहीं भाई, यह झारखंड में तय नहीं होता, यह पूर्वोत्तर के राज्यों में तय होता है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। नहीं, यहाँ पे वाली संख्या गलत दी हुई है, बी वाला भी गलत है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में रहते हैं, 3/4 जंगलों में लोग रहते हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ए वाला और डी वाला। इसमें कहाँ पे है, खोजिए। ए और डी, पहला ऑप्शन आपका सही है। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ ध्यान से सुनिए कि जो कुड़ुक भाषा है, कुड़ुक भाषा यह उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। किस जनजातियों द्वारा? उरांव जनजातियों द्वारा यह बोली जाती है। तोरांग का मतलब कुड़ुक भाषा में जंगल होता है। इस चैप्टर से एक लड़की संबंधित है जिनका नाम है सूर्यमणि। क्या नाम है भाई? सूर्यमणि उनका नाम है। इसे आप अच्छे से ध्यान से लिख लीजिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। इतनी अच्छी व्याख्या है कि इसी से आपके आने वाले एग्जाम में जनवरी में जो होगा उसके सारे प्रश्न आपके फंस सकते हैं। और यहाँ पर आपको हम थोड़ी सी अपनी बात बता दें, तो हम यहाँ पे 2011 से लेकर के 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र और उनकी व्याख्या आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आप ध्यान से सुनिएगा, किसी भी यूट्यूबर जो कि पढ़ाते हैं सीटेट का, उनका सुनेंगे तो वो आपको साफ साफ बोले होंगे कि सीटीईटी के लिए आप कुछ मत करिए, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ही पढ़िए। तो इसीलिए हम भी प्रीवियस पढ़े थे। मेरा भी सीटेट का दोनों पेपर क्वालिफाई हुआ। बीएड एंट्रेंस एग्जाम को हमने 2 बार क्वालिफाई किया है, तो केवल प्रीवियस के कारण, केवल प्रीवियस। और यहाँ पर आपको पूरा प्रीवियस प्रोवाइड कराया जाएगा। अब एक इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 67 नंबर का, पौधों के मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों के कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, उन पे हमको क्या करना है? विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर ए वाला है कि भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। पौधे क्या भोजन का उत्पादन और भंडारण करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे को शक्ति और सहारा देना, और पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो यहाँ पर हमारा जो सही है वो है केवल बी, यहाँ पर बी और सी। क्यों भाई? देखिए यहाँ पर कहा है कि पौधों के मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो क्या पौधे भोजन का उत्पादन और भंडारण करते हैं? तो यह तो सही है, पौधे करते हैं, लेकिन पत्तियां मुख्य रूप से करती हैं। कौन करता है इसका काम? पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां ही जो है भोजन का उत्पादन करती हैं और उनका भंडारण भी करती रहती हैं। तो बी और सी इसका सही है। और यहाँ पर दिया हुआ भी है, यहाँ पर देखिए कि तने का मुख्य कार्य क्या है। तो तने का जो मुख्य कार्य है वो ये दोनों है, लेकिन पत्तियों का मुख्य कार्य वाला है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है कि देखिए कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से
किसे पिघलाकर बनाया जाता है? तो देखिए यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड है। और जब मैंने सीटीईटी दिया था तो उस टाइम भी यह प्रश्न पूछा गया था कि कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्न में से पिघलाकर बनाया जाता है। तो कौन कौन सी धातु को पिघला करके कांसा बनाया जाता है? तो यह है भाई टीन और कांपर। टीन और कांपर को मिला करके आप कांसा बना सकते हैं जिसे ब्रॉन्ज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। इसके बारे में देखिए, पशुओं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पशुओं से, तो पशुओं में बेसिकली हाथी जब हम दिए थे तो भी आया था, पिछले बार यानी 2023 में भी आया, और आप में भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सीटीईटी का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। वो क्या है भाई? लिमिटेड है, उतना बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं पढ़ने के लिए। तो इसलिए जो है कि रिपीट होते रहते हैं प्रश्न, तो प्रीवियस ईयर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ देखिए, निम्न में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलो होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। और हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक सही करिए कि हाथी कीचड़ और पानी से बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, तो यह तो एकदम से सही है। इसके बाद देखिए, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 100 किलो नहीं, यहाँ पे 200 किलो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 200 किलोग्राम के आसपास होता है। इसके बाद वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। तो यहाँ पर जो होगा ना वो 200 नहीं 100 किलो है। यहाँ पे 100 किलो के आसपास पत्तियां वगैरह खा लेता है। 3 महीने के हाथी का वजन कितना हो जाता है? 200 किलोग्राम के आसपास। यहाँ पे 200 होना चाहिए और यहाँ पे 100 होना चाहिए, यही उल्टा कर दिया है, नहीं तो हमारा चारों ऑप्शन सही होता। इसको आराम से लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ना कि इनका नेतृत्व कौन करती है। हाथी जब चलते हैं तो उनका नेतृत्व मादा और बुजुर्ग हथनी करती है। मादा और बुजुर्ग हथनी करती है, वो मादा भी रहेगी और बुजुर्ग भी रहती है, वही जो है कि इनके झुंड का नेतृत्व करती है। तो इस हिसाब से हमारा सी और डी वाला सही है, और सी और डी यहाँ पे मिल रहा है, तो ये वाला सही ऑप्शन होगा। अब 70 नंबर का हम देखते हैं, ध्यान से इसे पढ़िए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार यह पूछा जाता है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्न में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो 70 नंबर का जो सही है वो है कि वर्ष में, बस इतना पूछा गया है कि वर्ष में के किस महीने में बिहार में मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर। इसका कारण क्या है कि यह लगभग वसंत का मौसम होता है। सरसों चारों तरफ फूली रहती हैं। कौन सा? सरसों। इसके बाद देखिए, उनका रस चूस करके वही तो लाती हैं मधुमक्खियाँ इसमें, ठीक है। इसमें पूछा जाता है एक कि चीनी का घोल इसमें डाल देते हैं, क्या डाला जाता है इनके बॉक्स में? तो चीनी का घोल बना करके इसमें डाल देते हैं कि मधुमक्खियाँ वहीं से उसका रस चूस करके छत्ते में लगा लेती हैं। तो एक और पूछा जाता है कि लीची के बारे में पूछा जाता है कि लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यही होता है, बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। तो यह 3 इन्फॉर्मेशन इससे मिली इस बिहार राज्य से। यह भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। 71 नंबर का है कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो क्रिकेट खेलने में हमारे शरीर से कौन सी ऊर्जा व्यय होती है? क्या ध्वनि ऊर्जा लगती है? नहीं, ध्वनि ऊर्जा तो शोरगुल वाली होगी। मांसपेशियों वाली ऊर्जा लगती है? तो हाँ, मांसपेशियों वाली ऊर्जा लगती है। प्रकाश ऊर्जा भी नहीं लगती है, और रासायनिक ऊर्जा तो सेल वगैरह में होती है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा प्रश्न सही है भाई? बी वाला सही है, यानी दूसरा। 72 नंबर का देखिए कि निम्न में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी यानी स्टिकी हो जाती है। तो चावल की एक अच्छी किस्म वहाँ की कौन सी है? तो 72 नंबर का है भाई बोरा चावल। कौन सा चावल? बोरा चावल असम में होता है। और वहाँ पर जो असम में जो यह चावल होता है यह चिपचिपा होता है, बनने के बाद कैसा हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। बहुत ही वहाँ पे यह प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है। असम के घर कैसे बनाए जाते हैं? तो भाई बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, असम के घर किस पे बनते हैं? बांस के खंभों पे बनते हैं, ठीक। इसके बाद अगला देखिए 73 नंबर का कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जब हम ईंधन जलाते हैं भाई तो कौन सी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? तो केवल प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रकाश ऊर्जा। ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो 73 नंबर का हमारा जो सही है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा माफ कीजिएगा, प्रकाश तो मिलता ही है, यहाँ पे ऊष्मा भी दिया है, और आग जलाने से तो ऊष्मा भी मिलती है।
तो कौन सा सही है भाई? यहाँ पर आपका डी वाला सही है। 73 नंबर का उष्मा और प्रकाश। आग जलाइए सर्दी में, आग जलाते हैं तो आपको दोनों मिलता है ना, प्रकाश भी मिलता है। यह क्यों पूछा गया है? क्योंकि प्राचीन समय में जो आदिवासी हुआ करते थे और आज के समय में भी, तो बच्चों को यह बताया जाता है कि हम तो आज बिजली जला रहे हैं, पर वो कैसे ऊर्जा लेते हैं और प्रकाश करते हैं, तो वो उष्मा एवं प्रकाश को लकड़ी या ईंधन जला करके प्राप्त करते हैं। इसके बाद 74 नंबर का देखिए कि सांपों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो सांपों के बारे में क्या सही है क्या गलत है हम पढ़ करके समझेंगे। पहला दिया है कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। नहीं भाई, कहाँ चबाता है, वो तो कुछ भी पाएगा निगल जाता है, घोंट जाता है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, यह तो है सही। वे अपने शिकार यानी भोजन को पूरा निगल जाते हैं, यह भी सही है। सांपों के दांत क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। तो 74 नंबर का इसमें गलत कथन पूछा है। क्या पूछा है? गलत कथन। तो गलत तो पहला ही है, बाकी वाला तो है सब तीनों सही है। अच्छे से इसे याद कर लीजिए। इसके बारे में कुछ जानकारी है जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाती है कि कालबेलिया जनजाति कौन सा काम करती है? तो कालबेलिया जनजाति सांपों को पकड़ करके उन्हीं का व्यवसाय करती है, बीन बजाती है। बीन जो बनता है उनका, बीन जो फिल्मों में भी होगा आपने, तो जो बीन बनता है वो लौकी का बनता है। यह पूछा गया है किसका बनता है? लौकी का। कालबेलिया जनजाति सांपों से ही अपना घर चलाती है। शादी जब होता है ना, तो उपहार में अपने दामाद को यह लोग सांप भेंट करते हैं। क्या भेंट करते हैं? सांप। आप समझ गए ना? अगला वाला देखिए, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां क्या हैं? तो देखिए भाई, इसमें थोड़ा सा मैप का इस्तेमाल होगा। प्रश्न था कि गुजरात के सापेक्ष, यहाँ पर गुजरात है आपका, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है? ठीक है ना, आंध्र प्रदेश की। तो देखिए हाई वाला जो है गुजरात यहाँ पे है, तो ऐसे आप कर लीजिए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पे पूर्व हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? पूर्व हो गया। और इधर क्या हो गया? पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो यहाँ पे जो उत्तर है और पूर्व के बीच में क्या है? ये पड़ रहा है आपका यूपी पड़ रहा है गुजरात के सापेक्ष। और गुजरात के ही सापेक्ष आपका पूरब और दक्षिण पड़ रहा है आंध्र प्रदेश। आप ध्यान से इसे समझ लीजिए कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश कहाँ पे है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश कहाँ पे है। ऐसे आप खींच लीजिए लाइन और मिला लीजिए भाई। यहाँ पे पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। बढ़िया से मिला लीजिए। उत्तर करते हैं हम आप, चलिए। तो उत्तर क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, हमने उत्तर पूर्व देखा था और दक्षिण पूर्व किसे देखा था? आंध्र प्रदेश को। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन यानी दूसरा है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्न में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? ध्यान से देखिए, ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि ईवीएस में 5 थीमें हैं। ईवीएस में कितनी थीमें हैं भाई? 5 थीमें हैं। उन पांचों थीमों को जरा आप पहले सुन लीजिए। पहली थीम उसमें से है, पहली थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरी थीम है फूड, दूसरी थीम क्या है भाई? फूड है। इसके बाद तीसरी थीम है वाटर, WATER, वाटर है। अगली जो है यानी चौथी थीम है आपकी, वो है शेल्टर, वो क्या है? शेल्टर। 4 थीमें आपने देख लिया। पांचवी थीम जो है वो है ट्रेवल यानी यात्रा, ट्रेवल, यात्रा है। और जो छठवीं थीम है वो है थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो यह 6 थीमें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। थोड़ा इन पे हम चर्चा भी कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे पहला क्या था? फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो हम अपने घर वालों में करते हैं, घर के आसपास। फूड, खाने के साथ क्या होता है? वाटर, जिसे हम पीते हैं, उसकी क्या भूमिका है? शेल्टर, जिस आवास में हम रहते हैं, वो क्या है? ट्रैवल, ट्रैवल यानी यात्रा करके हम क्या क्या सीख सकते हैं और बहुत कुछ हम पढ़ सकते हैं। और थिंग्स वी मेक एंड डू यानी चीजें जो हम करते हैं और बनाते हैं। यहाँ पर जो अनीता परिवार है वो थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करता है। निम्न में से कौन सा उसकी एक इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो है आपका पहला वाला, क्योंकि पहले में सब आ जा रहा है। देखिए परिवार भी है, संबंध, लिंग, भूमिकाएं हैं। क्यों? क्योंकि यह इकाई योजना पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है? और थीम के विषय में पढ़ा रही है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स से यही शुरू हो रहा है और इसमें ज़्यादा दिया है। सामाजिक संस्कृतियां हैं, व्यवसाय हैं, बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में। तो पहला वाला आपका सही होगा। 77 नंबर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं।
उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तर्क चुनना है और उसके बाद यहाँ सही विकल्प में उत्तर देना है। तो ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनका सुना होना। कहने का मतलब है, जब विद्यार्थी स्कूल में आता है तो अपने साथ बहुत सारा अनुभव लेकर के आता है, पर्यावरण का, घर की बातें। तो शिक्षक जो पढ़ा रही है ना, ईवीएस की श्रीमती शीतल, वो इस कदर से पढ़ा रही है कहानियों के माध्यम से कि बच्चा उनको अपने जीवन से रिलेट कर पाए। तो यह बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं हो रहा है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, यह बात सही है। और पाठों को अधिक संवादात्मक बनाना, यह भी सही है। पूछा जाता है कि पाठों को अधिक संवादात्मक या सुखद बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सीटेट में कहा गया है कि कहानियां बता बता करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यानी कहानियां क्या करती हैं, मनोरंजन बनाती हैं और पाठों को, जो लेसन होता है, उसको सुखद बनाती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे पहला वाला हमारा सही होगा, ये वाला गलत है, बाकी तीन हमारे सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम जूम करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। यानी इसमें से कौन सा विकल्प यह बताता है कि 1 से 5 में ईवीएस पढ़ाइए और उसका उद्देश्य क्या होगा। तो हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर देंगे। 78 नंबर का, कि शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने में मदद करना, यही सही भी है। ये जहाँ पर पॉजिटिव बातें दिख गई कि जो क्लास होती है, हमारी जो क्लास होती है, उसको हमारे बाहरी जीवन से जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किताबें हमारे जीवन से जुड़ जाएं, यही तो शिक्षा का उद्देश्य है। तभी तो अधिगम जो होगा वो सार्थक होगा। तो ये वाला आपका सही है। बाकी तीन को हम देखेंगे थोड़ा सा। विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, नहीं, ये बात नहीं है। समझ विकसित करना ये अच्छी बात है, किंतु पहला वाला सही है। स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, ये भी बात लगभग लगभग सही है, लेकिन यहाँ पर पहला ही सही है। विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पहला वाला हमारा 78 का सही है। अगला है 79 का। देखिए, ऐसा प्रश्न हम इससे पहले भी बोले थे कि बहुत पूछा जाता है, अभिकथन और कारण वाला। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल करने के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ईवीएस सीखने के लिए ये सब होने की आवश्यकता है, ये बात एकदम सही है। इसके बाद विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो 79 नंबर का यह दोनों ही सही है कि जब हम पहचान, अवलोकन, वर्गीकरण के माध्यम से सीखते हैं तो हम उसके कौशल को प्राप्त कर लेते हैं। कौशल प्राप्त हो जाएगा और ईवीएस सीखना शानदार रहेगा। तो इसमें कौन सा सही है भाई, ए और आर दोनों सही है और आर एक ठीक ठाक व्याख्या भी है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, 80 नंबर का। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए। यानी ईवीएस का शिक्षक है और पेपर बना रहा है। योगात्मक मूल्यांकन करने का मतलब जिसमें वह बच्चों को नंबर देगा, जिसमें वह पेपर को चेक करके नंबर देगा। तो ऐसी कॉपी तैयार करते समय जो टीचर है उसको क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो 80 नंबर का है, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। नहीं, उसकी लंबाई मायने नहीं रखती है। प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, यह भी नहीं। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, क्या है लंबाई और उद्देश्य। प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, ध्यान से देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है उस प्रश्न पत्र में स्पष्ट होना चाहिए कि हम उस प्रश्न पत्र के माध्यम से बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं। तो ये वाला आपका सही होगा 4 नंबर का। 81 नंबर का हम देखेंगे। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। ध्यान से सुनिए, एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है और एक टीचर जो है कि उसमें एक अंडा डालता है। क्या डालता है, अंडा डालता है, तो वह पानी में डूब जाता है। वह ऐसे ग्लास भरा हुआ है, वह अंडा पानी में डूब जाता है, लेकिन अगर पानी में नमक डाल दे, टीचर पानी में क्या डाल दे, नमक डाल दे, तो अंडा उसमें नहीं डूबता। बस यही कहा है कि विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्न में से कौन सी सबसे अधिक उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि जब ग्लास है और उसमें नमक डाल देंगे तो उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, घनत्व तो उसका बढ़ जाएगा पानी का। अब इस हिसाब से आपको सोचना है। तो चारों ऑप्शन हम पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। अगला पढ़िए,
आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे नहीं, हमें उसी कक्षा में सीख लेना है। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। यही तो है, यही तो सिखाना है हमें कि बच्चा खुद से करे। थिंग्स वी मेक एंड डू, यही तो ईवीएस की थीम है। थिंग्स वी मेक एंड डू, छठवीं थीम भाई यही है ना। अच्छे से इसको रट लीजिए। जब जहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और जहाँ एक्टिव होगा वही उसका उत्तर होगा। 82 नंबर का हम देखेंगे, 82वां नंबर का। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्न में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। यानी इसमें से 3 गो जो बच्चा है सीख रहा है तो उसका परिणाम है, और एक गलत है, तो हमें गलत को खोजना है, और 3 सही है तो उसको आपको सीख लेना है। तो 82 नंबर का है, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। बात सही है। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। अवलोकन जहाँ पे दिखे यह पॉजिटिव शब्द है। अवलोकन क्या है भाई? पॉजिटिव शब्द है। यह जहाँ पर दिखे आपको वहीं पर आप उसको ट्रिक कर लीजिए। तीसरा पढ़िए कि अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा यह मतलब बात है कि आपको कोई छू रहा है, आपको कोई छू रहा है और छूने का प्रकार क्या है, अच्छा है या बुरा है, इस संबंध में जान लेना। यह छोटा जब बच्चा होता है ना, उसी टाइम पर उसे बता देना चाहिए। अभी बिहार में एक वीडियो वायरल हुआ था बिहार का, वहाँ पर एक शिक्षिका थी और वो बच्चों को छू छू करके बता रही थी। मैंने कई न्यूज़ों पर देखा, उन्हें छू कर बता रही हैं कि हमारा अच्छा स्पर्श क्या है, बुरा स्पर्श क्या है। तो आप भी जब शिक्षक बने या ना बने उससे पहले घर के आसपास के परिवार बच्चों को बताएं कि गुड टचिंग और बैड टचिंग क्या होती है। तो 3 हमने देख लिया। चौथा देखिए कि देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो देखिए भाई 82 नंबर का 4 हमारा गलत है। यहाँ पर भेदभाव शब्द अगर केवल नहीं रहता तो ये वाला हमारा यह भी सही होता, लेकिन यही गलत है। बाकी 3 यहाँ पे सही है, और गलत वाला ही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। अब 83 नंबर पे चलिए भाई, थोड़ा सा इसे आप अच्छे से करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। कक्षा 3 से 5 में जो आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। आप टीचर हैं तो इस उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा। तो भाई देखिए, मानदंड तो कुछ होना ही चाहिए। जो विद्यार्थियों को आप पढ़ाएंगे उसकी आपकी पुस्तक कैसी हो, इसके बारे में ध्यान तो होना ही चाहिए। तो पहला हम प्रश्न पढ़ेंगे 83 नंबर का कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए। तो ये बात तो सही है, बाल उन्मुख होनी चाहिए, तथा लिंग जाति वर्ग धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी इसी में है, और यही वाला आपका सही है। सचित्र और आकर्षक हो, सचित्र और आकर्षक पुस्तक होनी चाहिए, यह बात सही है। रंगीन भी हो, सरल भाषा में हो, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो तर्क संतुष्ट कर रहा है वो है ए वाला। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए कथन और कारण वाला फिर से आ गया है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। तो हमने 6 थीमें आपको बताई थी, यह बात सही है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। यहाँ पर देखिए हमारा पहला वाला सही है और आर वाला गलत है। गलत क्यों है? देखिए थीम आधारित जो है सीखना आसान तो ही है, लेकिन अगर विषयों को ठीक ठाक तरीके से लिख दिया जाए तो थीम की आवश्यकता भी नहीं है। थीम की आवश्यकता भी नहीं है और हमारा विषय समझ में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा भ्रम की स्थिति है, यहाँ पे स्पष्ट है, तो ए वाला इसका सही होगा। इसके बाद देखिए एक शिक्षिका जी है और शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस यानी कि इस टाइम का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना चाहती हैं पढ़ाने में। संप्रेषण का चयन करना चाहती हैं तो वह किसे चुनेंगे? तो वीडियो कॉल, ऑनलाइन चैट और फ़ोन कॉल्स, तो यही वाला सही है। बाकी इसमें हम देख लेते हैं। त्वरित संदेश ठीक ठाक है। ब्लॉग लिखना तो यह पहले से आपको लिखना पड़ेगा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में कई लोग आ जाएंगे तो आवाज़ की अस्थिरता हो जाती है तो समझ में बातें नहीं आती। इसके बाद देखिए फ़ोन कॉल, इसमें भी कई लोग हो जाएंगे। अब 10 20 30 बच्चे हैं तो किसको कौन सुनेगा? टेली कॉन्फ्रेंसिंग और प्री रिकॉर्डेड वीडियो, तो यह भाई आज के तुल्यकालिक कहा है, तुल्यकालिक, तो प्री रिकॉर्डेड कैसे दे देंगे? ईमेल भी ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट भी ठीक है, फ़ोन कॉल ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट से कौन सीखता है यार? बच्चे तो नहीं सीख पाएंगे। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए यदि थीम यात्रा, यदि थीम जो थीम हमने 6 बताई थी, यदि थीम जो जिसमें यात्रा थीम है
वो रेलवे स्टेशन को ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहती है। तो निम्न में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन को, यानी भोजन थीम को। जैसे यात्रा थीम रेलवे को दिखाती है, वैसे ही भोजन थीम किसान को दिखाएगी। तो ये वाला आपका, ये वाला सही है। 87वां को देखिए कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान। प्रश्न, जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसमें उत्तर को विस्तृत करने के लिए जो प्रोत्साहित करता है वो क्या है? तो 87 नंबर का आपका सही होगा, परीक्षण और त्रुटि, चेनिंग, खोजपूर्ण प्रश्न, यही आपका सही है क्योंकि यह ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। इसके बाद देखिए 88 नंबर का है कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। यानी जो ईवीएस के शिक्षार्थी हैं वो व्यवहारिक गतिविधि क्या है, करके सीखें, इसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त मानी जाएगी? तो हम चारों प्रश्नों को पढ़ते हैं, उनके ऑप्शनों को, और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, तो इसमें भी बच्चा एक्टिव है, ठीक है। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, 88 नंबर का इसमें ज़्यादा एक्टिव है बच्चा। इसके बजाय चार्ट पेपर पर बनाने से अच्छा है कि वो बच्चा जो है वो, इसमें जो बच्चा है ना वो ज़्यादा एक्टिव है। चार्ट पेपर पे भी बनाने में एक्टिव है, लेकिन उसमें उतना सचित्र नहीं हो पाएगा जितना इसमें है, क्योंकि इसमें चीज़ों को हाथ में छू रहा है, देख रहा है और अनुभव कर रहा है। ग्लोब पे नक्शा पढ़ाना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, यह भी ठीक है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से हमारा उत्तर बी वाला सही है, यानी दूसरा। अब 89 का देखिए, ध्यान से इसे पढ़िएगा। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन, ध्यान से इस शब्द को याद कर लीजिए, पॉजिटिव शब्द है। जहाँ पे रचनात्मक आकलन आए वो वाला प्रश्न आपको आँख खोल कर पढ़नी चाहिए। तो ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन, इसमें से क्या भरा जाएगा? है रचनात्मक आकलन क्या क्या है, बस इतना ही इसमें पूछा है 89 नंबर का। तो सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। तो 89वां का जो सही है उस पे हम अब चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने का आकलन नहीं, सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। इसे आप बस याद कर लीजिए। इंग्लिश में आपका हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे हमारा जो सही है वो तो ए और सी वाला सही है। यहाँ थोड़ा सा आ जाइए अंग्रेजी में कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो सीखने सिखाने के दौरान, जो सीखने सिखाने के दौरान लर्निंग होती है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने सिखाने के बाद होती है। असेसमेंट एज लर्निंग, आप पूछताछ के माध्यम से जब सीखते हैं, तो इसमें ए और सी सही है, इसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव है। अब आगे चलिए 90 नंबर का और अंतिम वाला प्रश्न हमारे सामने है। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण, यह भी देखिए थीम से आधारित है। क्षेत्र भ्रमण, जिसमें ट्रेवल है ना, ईवीएस में ट्रेवल है। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण वाली ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। चलिए अब हम कारण पढ़ते हैं। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो यह दोनों ही भाई सही है, क्योंकि आप जब क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, पर्यावरण को देखेंगे तो कुछ समझेंगे और याददाश्त आपका बढ़ेगा। आप यहाँ पर क्या देखे थे, अगली जगह गए तो क्या देखें, अगली जगह गए तो क्या देखें, उन सब में अंतर क्या है, इन सब को आप सीख सकते हैं। तो हमारा डी वाला इसका सही है। तो यहाँ पर हमने 90वां नंबर जो प्रश्न का है उसे भी हल कर लिया है। अब इसके बाद हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो आएगी और उसमें आपकी हिंदी हो सकती है, हिंदी को ही हम अपलोड करेंगे, उसकी व्याख्या पूरी आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।